नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021, जो कि ये मॉडल पेपर सेट पहला है। मॉडल पेपर पहला है ये, जो कि 8 मई को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। उसको दृष्टि में रखते हुए आपको ये मॉडल पेपर निःशुल्क कराया जा रहा है, जो कि ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जिसमें हम बात करेंगे आज मॉडल पेपर 1 की, कल हम बात करेंगे मॉडल पेपर सेट 2 की। तो आइए हम बात करते हैं कि आज के प्रश्नों की। तो प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को अनुमानित 15 मिलियन मूल्य की प्राचीन वस्तुएं लौटाई? तो ये कौन लौटाया है? तो ये अमेरिका। कौन लौटाया है मित्रों? ये अमेरिका ने लौटाया है 15 मिलियन मूल्य की प्राचीन वस्तुओं को भारत में ये लौटा दी। फिर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? बिहार के किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो मित्रों, ये क्वेश्चन आप एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। बिहार के लिए, बिहार स्पेशल में है तो ये भागलपुर है, जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है। कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया? ये भागलपुर में किया गया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? ये इंडियन ऑयल के साथ किया है। किसके साथ किया है मित्रों? ये इंडियन ऑयल के साथ किया है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिहार के कोसी रेल सेतु महासेतु में ब्रिज की लंबाई कितनी है? किसकी बात कर रहे हैं? कोसी पे जो रेल महासेतु मेगा ब्रिज बनी है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 1.90 किलोमीटर। कितनी है? 1.90 किलोमीटर है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड जितने इसमें क्वेश्चन है आपको, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार स्पेशल का पेपर देने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट, हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया? तो किस में लिया? ये इजराइल के साथ। किसके लिए? इजराइल के साथ। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? किसको दिखाई? कहाँ से दिखाई है? तो सुपौल। ये बिहार में है सुपौल। वहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न हम देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ को फिर से शुरू किया गया? फिर से किसके साथ शुरू किया गया? तो श्रीलंका से के साथ शुरू किया गया। मित्रों, श्रीलंका में एक प्रश्न और श्रीलंका से बनता है। खाद्य आपातकाल भी कहाँ पे लगाया गया? तो श्रीलंका में। कहाँ क्या है? खाद्य आपातकाल। खाद्य आपातकाल कहाँ लगाया गया? श्रीलंका में ही लगाया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला रामसर स्थल है? रामसर पहला स्थल कौन सा है? कबरताल आर्द्र भूमि। कौन सा है? कबरताल आर्द्र भूमि। ये बिहार का पहला रामसर साइट है। ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कबरताल आर्द्र भूमि। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय? मनसुख मनवाड़िया के अनुसार हाल ही में कुल कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए? तो कितने हुए थे? ये 96 देश। कितने? 96 देश हैं जो कि भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है?
कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पे है। किस पे है? सोन नदी पे है, बिहार में। ये जितनी भी नदियां हैं, बागमती, काली, गंडक, वो सब बिहार की नदियां हैं, लेकिन कोइलवर पुल जो कि किस नदी पे है? तो सोन नदी पे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सी फार्मा भारत कंपनी मोलक्सवीर ब्रांड नाम के तहत मर्क की कोविड पिल लॉन्च करेगी? तो ये कौन लॉन्च करेगी? सन फार्मा। कौन करेगी? सन फार्मा करेगी। फिर हम बात करेंगे बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? ये पंकज त्रिपाठी को। किसको नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड से संबंधित नहीं है? तो क्वाड से संबंधित कौन नहीं है? ऑस्ट्रिया नहीं है। क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका है, जापान है, भारत है, ये सब उससे संबंधित है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या है? बिहार के उस बच्चे का नाम बताएं जिसे ऑस्ट्रेलियाई मास्टर शेफ में शीर्ष 10 प्रतियोगियों में स्थान मिला। तो किसको मिला है? ये मिला है देव मिश्रा को। किसे मिला है? ये देव मिश्रा को। किसमें मिला है? ऑस्ट्रेलियाई मास्टर शेफ में 10 शीर्ष प्रतियोगियों में स्थान मिला है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बॉन्ड एज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। बॉन्ड एज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ये कौन है? लक्ष्मीधर मिश्रा। कौन है ये? लक्ष्मीधर मिश्रा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की? श्रमिक मित्र योजना किसने शुरू की? ये दिल्ली ने शुरू की। अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? मिस एशिया यूनिवर्स 2020 ऋचा कुमारी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से है। आप इसको याद रखिएगा। मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020 ये ऋचा कुमारी हैं, ये बिहार से संबंधित है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लीड्स लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये कौन रखा है? ये कौन रखा है? तो ये है गुजरात। कौन सा है? गुजरात, जो कि शीर्ष स्थान पे है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार विधानसभा में आचार समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आचार समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुशील मोदी जी को चुना गया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण 2008 के तहत भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? ये किसे घोषित किया है? ये श्रीनगर को। किसे? श्रीनगर को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया। फिर हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों प्रादेशिक बैंकों से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? इसके उद्देश्य में से एक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीण जमा बहियों में बहिर्वाह को नियंत्रित करना है। ये तो सत्य है। इन बात होती है दूसरा कथन क्या करें? इनकी शेयर धारिता में राज्य सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है? नहीं, राज्य सरकार की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं होती है। एक दूसरा कथन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल एक। क्या होगा? केवल एक। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, यह सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है। ये सही है। उच्च ICOR का अर्थ अधिक कुशल अर्थव्यवस्था, ये गलत है। इसमें सही उत्तर क्या होगा? केवल ए। क्या होगा? केवल ए। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की। भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA की आशंका को कम करने हेतु कौन सी क्रियाविधि
या क्रिया विधियों की जा सकती है। तो ये कौन सी की जा सकती है? ये है बैंकों में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन करना, ये गलत है। लोक अदालतों की ओर रुख करना, ये सही है। एनपीएस की बिक्री करना, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा उत्तर सही हुआ? तो ये बी सही है। आपका कौन सा? बी सही है। फिर बात होती है 24वां प्रश्न की। 24वां प्रश्न क्या है मित्रों? देश में एबीसी की जीडीपी उसकी जीएनपी से कम है। दिए गए कथनों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त निगमन प्रस्तुत करता है? तो कौन सा करता है? विदेशी कंपनियों द्वारा एबीसी के भीतर अर्जित आय एबीसी देश के बाहर घरेलू कंपनियों द्वारा अर्जित आय से ज़्यादा। ये गलत है, ये गलत है। ये दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है एबीसी के बाहर घरेलू कंपनियों द्वारा अर्जित आय विदेशी कंपनियों द्वारा एबीसी के भीतर अर्जित आय से ज़्यादा। ये सही है आपका, ये सही है। बाकी तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर हम बात करते हैं 25वें प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25 नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को रखने वाला एक भारतीय निवासी इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किनका भुगतान करने के हेतु कर सकता है? तो मेट्रो या बस की यात्रा के लिए, ये सही है। राजमार्गों की चुंगी के लिए, ये भी सही है। खुदरा खरीद के लिए, ये भी सही है। इसका मतलब आपका डी सही हो जाएगा। 1 2 3 कौन सा ऑप्शन? डी। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 26। भारत सरकार द्वारा राजस्व का प्रधान स्रोत कौन सा है? भारत सरकार द्वारा राजस्व का प्रधान स्रोत अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 की। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? कौन सा हुआ था? इसमें जूट तथा रुई उद्योग। कौन सा? जूट तथा रुई उद्योग। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 29 की। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? तो ये साख नीति का अंग है। किसकी? साख नीति का अंग है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो निर्यात आय से ज़्यादा नहीं, आयात निर्यात से कम नहीं, मंदी के साथ मुद्रास्फीति, हाँ ये सही है। रोजगार में अचानक वृद्धि इसमें नहीं होती, तो ये भी गलत है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 31। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये सभी जानते होंगे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। फादर ऑफ वाइट रेगुलेशन किसे कहा जाता है? वाइट रेगुलेशन किसे कहा जाता है? इसे वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। तो इसमें कौन सा फसल नगद फसल नहीं है? क्या कर रहा है इसमें? नहीं की बात कर रहा है। कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा? जूट है आपका, गन्ना है, जूट है, गन्ना है, मूंगफली, ज्वार आपका नहीं है। कौन सा नहीं है? ज्वार नहीं है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 की। प्रश्न नंबर 35 क्या कर रहा है? किस एजेंसी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है ये? तो सीएसओ के द्वारा। किसको? सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 की। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी उस समय जब भारत के 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। तो फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 की बात करें। भुगतान संतुलन में शामिल है। भुगतान संतुलन में शामिल है। कौन सा शामिल है? तो केवल वस्तु और सेवाओं का एक चालू खाता, ये शामिल है।
केवल वित्तीय संपत्ति का एक पूंजी खाता ये भी शामिल है। केवल आधिकारिक निपटान खाता ये भी शामिल है। इसका मतलब उपयुक्त सभी। कौन सा है? उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर डी। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 के। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, ये गलत है, बी गलत है आपका। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये भी गलत है। सभी के लिए एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक, ये भी गलत है। आपका पहला सही है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, ये सही है आपका। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 की। पंचायती राज संस्थाओं ने 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये कौन सा है? 243 जी, अनुच्छेद 243 जी। फिर हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? ये 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया। मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नागरिकता कानून संशोधन की पूरी, जितने भी संशोधन हुए उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 41 की। प्रश्न नंबर 41 क्या है मित्र? पर्यावरण व पारिस्थितिकी जैविक का घटक कौन सा है? पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? ये है वनस्पति। कौन है? वनस्पति। वनस्पति है पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 की। प्रश्न नंबर 43 की हम बात करेंगे जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मित्रों? ये पारिस्थितिकी है। क्या कहलाएगा आपका? पारिस्थितिकी कहलाता है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 की। प्रश्न नंबर 44 है इकोलॉजी, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? एम.जी. टांसले ने। कौन किया था? एम.जी. टांसले ने। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 45 की। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो ये अपघटन करता, किसमें? अपघटन कर्ता में शामिल किया जाता है। अपघटन में शामिल किया जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 46 की। प्रश्न संख्या 46 क्या है मित्र? जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? प्रश्न संख्या 46 में तो कौन सा है ये? ग्रीन क्लाइमेट फंड। किसे? ग्रीन क्लाइमेट फंड को। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 47 की। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पर क्या वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो इस पे क्या पड़ेगा? मृदा अपरदन होंगे, ये सही है। खरपतवार नियंत्रण पर, ये गलत है। सूर्य के प्रकाश पर, ये भी गलत है। चारागाहों में वृद्धि, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर है मृदा अपरदन पर। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 48 की। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यह मरुभेद क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ये गलत है। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये सही है। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर है बी। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 49 की। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? ये तो क्या है? ये झील। पारिस्थितिकी प्राकृतिक की बात कर रहा है तो ये है झील। फिर हम बात करेंगे अगर कृत्रिम की बात करेगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तो ये हो जाएगा खेत। क्या हो जाएगा? ये खेत। फिर बात हो रही लवड़ी जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, कौन है ये? तो ये है प्रवाल भित्ति। कौन है ये? प्रवाल भित्ति। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व जैविक घटक को कौन जोड़ते हैं?
जैविक और अजैविक घटक को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं मित्रों। कौन जोड़ते हैं? अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 53 की। प्रश्न संख्या 53 क्या है मित्र? एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो ये कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक। कौन? जलवायु संबंधी कारक। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 54 की। प्रश्न संख्या 54 क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो आधार इसका क्या है? पोषण संबंध। इसका आधार क्या है? पोषण संबंध। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 55 की। प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहा है? प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता। कौन बदलते हैं? ये द्वितीयक उपभोक्ता। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 56 की। प्रश्न संख्या 56, पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन है? स्वपोषी घटक कौन है? तो ये पादप है। कौन है? पादप है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 57 की। हरे पौधे क्या? हरे पौधे पारिस्थितिकी में क्या हो कहते हैं? हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 58 की। प्रश्न संख्या 58 हमारा क्या है मित्रों? तो मरुस्थली भवन किसे में होता है? मरुस्थली भवन किस में होता है? तो मरुस्थली भवन होता है मित्रों बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। किससे होता है? बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 59 की। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो ये है कवक। कवक क्या है? अपघटक होते हैं। बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं? बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बैक्टीरिया भी अपघटक में है। कौन है? अपघटक हैं। फिर हम बात करेंगे एक प्रश्न संख्या 61 की। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ पे मौजूद है? तो मित्र आप जानते हैं केरल में। कहाँ पे मौजूद है? केरल में। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 62 की। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हैं? तो 3 देशों के साथ लगी हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 की। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है राजस्थान का? तो ये है कोटा। कोटा जो कि मरुस्थलीय जिला नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, ये तीनों क्या है? आपका मरुस्थलीय जिला है। फिर हम बात करेंगे किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो केरल में है। कहाँ पे है ये? केरल में है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखाएं हैं? भारत में सबसे लंबी तटरेखाएं हैं तो कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा? ये है आपका पश्चिमी घाट। तो भारत में कितने हैं पश्चिम जैव विविधता के? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, 4 हैं। फिर हिमालय एंड सुंडालैंड। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 67वां। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा। 3 मतलब त्रिपुरा। तो अगर 3 जहाँ आए वहाँ त्रि लगा दीजिएगा, त्रिपुरा। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 68 की। प्रश्न संख्या 68 क्या? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? ये कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 69 की। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मुख्य वन में पाए जाते हैं, तो कौन से वन में पाए जाते हैं? ये तो घास स्थल पे पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे? घास स्थल पे पाए जाएंगे। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में है। तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 71 की। भूमध्य रेखा के निकट
किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो वन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फिर पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% के अनुपात में होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे 73 की, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये है मित्रों 73वां का आंसर है तेंदुआ और चीतल के लिए। किसका? तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दाचीग्राम। दाचीग्राम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। फिर हम बात करेंगे कुंगटी वन्य जीव वन्य पशु विहार किस राज्य में? कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? ये तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 76 की। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये शेर की जैसी मूछ मैक्यायु, शेर की पूंछ जैसा मैक्यायु। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 77 की। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। फिर हम बात करेंगे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। फिर हम बात करेंगे सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? ये देहरादून में है। फिर हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा? चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा? कौन कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 82 की। तो 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। फिर हम बात करेंगे इस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। कब लिया था? तो ये 1940 में लिए थे। कब लिए थे? 1940 में। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 84 की। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था जुड़ने से? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे ये? मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, ये फजलुल हक, ये सब जो कि ये लोग समर्थन दिए थे। कौन दिए थे? समर्थन दिए। फिर हम बात करेंगे 85 प्रश्न क्लियर नहीं मित्रों, तो हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 86 की। हम बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किए थे। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 87 की। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन द्वैध व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो कब किया गया था ये प्रांतों में? तो ये किया गया था 1935। कब किया गया था? 1935 में। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 88 की। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरण का आदेश दिया था। कौन दिया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन दिया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 89 की। क्या संविधान में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो ये 73 सदस्य चुने गए थे मुस्लिम लीग से। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 90 की। सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र दक्षिणा पथ की उपाधि धारण की थी, तो ये किसने धारण की थी? सतकर्णी प्रथम ने। कौन थी? सतकर्णी प्रथम ने धारण की थी। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 91 की।
विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी कवि थे? विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? तो कौन थे ये? महेंद्र पाल के, महेंद्र पाल प्रथम राजशेखर थे। फिर हम बात करेंगे 92, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो ये कौन करवाया था? बाबर ने करवाया था। जहाँ बाग आ जाए वहाँ बाबर आ जाएंगे तुरंत। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की। प्रश्न संख्या 93 क्या है? निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए नामों में कूट के अनुसार दिए गए चुनिए। तो ये कौन सा इसमें सही है? तो इसमें सबसे पहले आते हैं जहांगीर, फिर कौन आएंगे? फिर मोहम्मद शाह आते हैं, फिर मोहम्मद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह जफर। तो 3 2 1 4 जिसमें होगा 3 2 मतलब सी आपका ऑप्शन सही है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की। किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था? तो किसमें स्वीकार किया गया था? फैजपुर अधिवेशन में, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 में। नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित है? नेहरू लियाकत समझौता किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों 1950 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। किससे? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था। कौन नहीं शामिल था? तो इसमें शामिल नहीं थे मोहम्मद इकबाल। कौन नहीं शामिल थे? मोहम्मद इकबाल, सिकंदर हयात खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, ये शामिल थे। फिर हम बात करेंगे 97। पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राज कवि थे? किस मुगल बादशाह के राज दरबार में कवि थे? तो ये शाहजहां के। किसके? शाहजहां के। फिर 98 की हम बात करेंगे। 98 क्या है? राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो कौन से थे ये? त्रिकोणीय संघर्ष की बात कर रहा है। तो ये कौन थे? त्रिकोणीय संघर्ष में आपके थे 2 3 4, मतलब 2 3 4 का मतलब हो गया आपका गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 99 की। 99 क्या है हमारा मित्र? अल बरूनी की किताब उल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 100 की। प्रश्न संख्या 100 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? तो ये है द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये नहीं है आप, ये आपका सही उत्तर है। इनके द्वारा रचित पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस और गौड़ी व्याकरण, ये तीनों की रचना इन्होंने किया था। बात करेंगे 101 की। 1861 की बात कर रहे हैं। भारतीय परिषद के निम्न कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, ये गलत है। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम है, ये भी गलत है। इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, ये सही है आपका, ये सही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको नहीं कहा जाता है, 1784 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे 102 प्रश्न की। प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित कथनों में 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है की बात कर रहा है। इस परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ये सही है। इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया, ये सही है। केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान है, ये भी सही है। फिर हम बात होती है
कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में ये नहीं, ये गलत है। कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में स्थापना किया गया था। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 103 की। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे 104 के आधुनिक मनु की संज्ञा। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई? तो ये बी आर अम्बेडकर को ही दिया गया। फिर हम बात करेंगे 105 की। 105 क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे 106 की। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। फिर बात करेंगे 107 की। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कारपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारी को अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? किसमें? 1833 नहीं, गलत है। 1858 नहीं, गलत है। 1909, हाँ, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। फिर हम बात करेंगे 108 की। भारत के संविधान सदस्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या थी, कितनी थी? तो ये 33 थी। कितनी थी? 33 थी। संविधान के विधानसभा में सदस्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। फिर हम बात करेंगे 109 की। संविधान सभा में सदस्यों महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या थी 115। कितनी थी? 15। फिर हम बात करेंगे 10 की। 110 की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर हम बात करेंगे 111 की। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। फिर हम बात करेंगे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो 113 की बात हम करेंगे। भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा? भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा? तो ये लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। कौन था कि कहे थे? ये लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। फिर हम बात करेंगे 114। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। फिर हम बात करेंगे 115 की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये कब चुना गया था? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इनको कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। फिर हम बात करेंगे 116 की। 116 क्या है मित्र? 116 है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो हम बात करेंगे 117 की। 117 क्या कह रहा है? कौन सा कथन 1909 मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है बात, गलत पूछे। इसमें कौन सा गलत है? इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। सही है। इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ये भी सही है। इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये भी सही है। इस कानून के तहत भारत की सचिव परिषद का गठन किया गया, जो निकाय नहीं। ये गलत है, ये गलत है, जो कि निकाय नहीं थी। बात करेंगे 118 की। 118 का भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के राज्य सचिव थे। भारत के राज्य सचिव कौन थे? ये तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन थे ये? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर हम बात करेंगे 19 की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो 1919 का अधिनियम है। ये कौन सा अधिनियम है? 1919 का अधिनियम है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 120 की। क्या कह रहा है? 120 निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही
नहीं है। तो क्या है, इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधानसभाओं को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का आपका अधिकार दिया गया, सही है। इसके सब अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था, ये भी सही, याद रखिएगा, 6 में 3 भारतीय होना आवश्यक था। फिर बात होती है, इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ये गलत है। फिर इस बात होती है डी, इसके ये सांप्रदायिक आधार पर सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए भी पृथक, ये सही है। मतलब आपका सही उत्तर कौन सा है, सी। फिर हम बात करेंगे 121 की। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? विकिरण के कारण होता है। किसके कारण? विकिरण के कारण होता है। फिर हम बात करेंगे 122 की। 122 क्या कह रहा है? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके उसके किस पे? न्यूक्लियस और प्रोटॉनों की संख्या पर, ये सही है। आपका सही उत्तर कौन सा है? ये सही है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 123 की। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशित तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है? वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, गलत है। वे उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। फिर हम बात करेंगे 124 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे सिल्वर नहीं होता? किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक। तो जर्मन सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर में जर्मन सिल्वर नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न 125। एक रबड़ की गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई के ऊपर उठेगी? तो कितने ऊंचाई के ऊपर उठेगी? ये 2 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 ही मीटर होगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। बात हम करेंगे प्रश्न संख्या 127 की। 127, बाल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बाल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। स्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? स्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक सैलिसिक एसिड, एसिटिक सैलिसिक एसिड। फिर हम बात करेंगे 129 की। 129 क्या है? किसी चट्टान के किनारे खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों के गति के अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराएंगे। इनके कहने का तात्पर्य है कि कोई एक आदमी है, एक पत्थर की गति को सीधा ऊपर फेंक रहा है, एक नीचे। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो उनकी गति क्या होगी? तो एक ही एक होगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की। निम्न में से कौन सा एक जैविक उर्वरक का स्रोत है? जैविक उर्वरक का स्रोत है, तो जैविक उर्वरक का स्रोत कौन सा है? एजोला। एजोला जो कि ये जैविक उर्वरक का स्रोत है। फिर बात करेंगे 131 की। फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए सिल्वर में कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 132 की। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। किसी तांबे के तार को अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। बात कर रहे हैं फिर 133। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, गलत है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना रहता है, ये सही है। बात हम करेंगे फिर प्रश्न संख्या 134 की। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, एक सूची डीएनए। तो ये आरएनए होता है जो कि एक सूची के होते हैं। कौन से होते हैं? एक सूची के आरएनए होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 135 की। बासमती चावल के दाने को पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है एमाइलोज। क्या पाया जाता है इसमें?
एमाइलोज पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 136 की। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। प्रयुक्त दो तत्व कौन कौन से हैं? तो ये है बोरान और कैडमियम। कौन है? बोरान और कैडमियम, जो कि नाभिकीय विखंडन के दौरान ये प्रयोग किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 133 की। अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ की। किसके प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ की प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 138। आनुवांशिक सूचना डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुलेखन। क्या कहलाता है? अनुलेखन। फिर हम बात करते हैं 129 की। 129 की हम बात करते हैं। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी माना गया है? तो किसे माना गया है? ये जलकुंभी को माना गया है। किसे माना गया है? जलकुंभी को माना गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 140 की। एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? एंटीबॉडी जो उपस्थित होते हैं। एंटी सीरम एक सीरम जिसमें उपस्थित होते हैं एंटीबॉडी। फिर हम बात करते हैं 141 की। 141 क्या है मित्रों? हाल ही में कोरोना का वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ? सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 142 की। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 21 नवंबर को। क्या विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया? फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 की। हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? ओमिक्रॉन। क्या नाम दिया? ओमिक्रॉन। बात करते हैं 44 की। 144 की बात हम करते हैं। हाल ही में 23-24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत को किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में किया गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 की। प्रश्न क्या है? किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव पास किया है? तो कौन पास किया है? ये मध्य प्रदेश। कौन पास किया है? ये मध्य प्रदेश ने पास किया। बात करते हैं 46 की। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का केंद्रीय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है इसमें? विवेक जौहरी को। किसे? विवेक जौहरी को। बात करते हैं हम 47 की। 22 नवंबर 2021 को अमेरिका यूनाइटेड किंगडम नामक एक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन किए हैं? ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रेकोनेसेंस उपग्रह लॉन्च किया? तो कौन लॉन्च किया? ये चीन। कौन? चीन। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया? किसे बनाया गया है? ये सलमान खान को। किसे बनाया गया है? सलमान खान को। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 150, जो कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? BVS लक्ष्मण को। मित्रों, अगर आपको ये प्रश्न संख्याओं का सेट अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ मित्रों, अगर एक सुझाव आपसे है, अगर ये वीडियो आपको अधिक लंबा लग रहा है तो प्रैक्टिस सेट 2 को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।